आइए आपको बताते हैं अतीत के सीने में दफन एक अजीबोगरीब घटना के बारे में। ये मेरे ऊपर ही बीती हुई एक अजीबोगरीब घटना है। मेरा नाम साहिल है और ये घटना आज से कई साल पहले की है। वो साल था सन 1977 और उन दिनों मैं हट्टा कट्टा नौजवान था। मेरी उम्र 24 साल थी। उन दिनों सभी लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे, इसीलिए अपनी हैसियत के अनुसार काम ढूंढ लिया करते थे। मेरी भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी और इसी वजह से मेरे वालिद ने मेरी नौकरी एक हवेली में लगवा दी थी। ये हवेली नवाब साहब की थी। लोग उन्हें नवाब साहब कहते थे। उनके पुरखे नवाब हुआ करते थे और वो भी काफ़ी दौलतमंद थे। उनकी हवेली में मुझे काम मिला। मैं उनके साथ रहता और जब वो हवेली से जाते तो हवेली की देखरेख करता, हवेली के सारे काम करता। नवाब साहब अकेले नहीं थे। उनकी 3 बेटियां थीं और 2 बेगम थीं। एक बेटा बहुत ही पहले किसी जानलेवा बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अब सिर्फ 3 बेटियां बची थीं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी और एक उनके साथ रहती थी और कुछ नौकर चाकर भी थे। मैं भी उनमें से एक था। हालांकि मेरी हैसियत नौकरों में नहीं थी। मैं नौकरों के काम देखता था और बाकी बचे काम मैं कर दिया करता था। नौकरों में पगार बांटने का काम भी धीरे धीरे मुझे मिल गया था। मुझे वहाँ से अच्छी खासी पगार मिलती थी और वो लोग मुझे किसी नौकर की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह ही रखते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनके घर का ही सदस्य हूँ। नवाब साहब बहुत ही दरियादिल इंसान थे। सबकी मदद किया करते थे। बड़ी सी हवेली में काम करना मेरे लिए भी बहुत ही रौब की बात हुआ करती थी। मैं जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो उनको बताया करता हवेली की शान शौकत के बारे में। मेरा दिन बहुत अच्छे से कट रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक रात एक ऐसी घटना घट गई जिसने हम सभी को हैरान करके रख दिया। वो एक तूफानी रात थी। उस रात मैं भी अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, मगर उस दिन नवाब साहब वापस हवेली लौट कर नहीं आए थे। नवाब साहब अक्सर सुबह निकल जाया करते थे और अपने बाकी के कारोबार को देखते थे। बहुत बड़ा कारोबार था उनका। लेकिन कुछ भी हो, रात में 8 बजे तक वो हर हाल में वापस हवेली आ जाया करते थे, मगर उस दिन वो लौट कर नहीं आए। हम लोग काफ़ी इंतज़ार करते रहे। जब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था तो उनकी दोनों बेगमों ने मुझसे रुकने को कहा। उनकी परेशानियां देखकर मैं रुक गया। मैं भी नवाब साहब के आने का इंतज़ार करने लगा। वो वक्त के बहुत पाबंद थे, मगर 8 बजे से ऊपर समय हो गया था। पहले 9 बजा, फिर 9:30 और फिर 10। इतनी देर होने पर हम लोगों की चिंता बढ़ती चली गई। अब उन दिनों कोई फ़ोन भी नहीं थे कि हम लोग उन्हें फ़ोन करके उनका हाल चाल लेते। हम बस इंतज़ार कर सकते थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो वापस लौट कर नहीं आए। उस रात मौसम भी ख़राब हो चुका था। काले बादलों ने आसमान को घेरा और फिर तेज तेज बिजलियां कड़कने लगीं। हवाएं भी सनसनाते हुए चल रही थी। हम लोगों की परेशानी और बढ़ गई। परेशान हो गए कि आखिर हम करें तो करें क्या। उसी तूफान के बीच हम लोगों ने घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी। हम लोगों ने झांक कर देखा तो दूर से एक तांगा हवेली की ओर चला आ रहा था। जब वो पास आया तो उसमें से नवाब साहब उतरे। नवाब साहब को देखकर हमारी परेशानी दूर हुई। हम लोग तुरंत उनके पास आए। नवाब साहब अंदर आकर बैठ गए। उनकी दोनों बेगमें भी उनके पास बैठ गईं। उनकी बेटी भी वहाँ पर आ गई।
उन लोगों ने कहा, आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? और आपकी गाड़ी कहाँ है? और सोहन कहाँ है? सोहन नवाब साहब के ड्राइवर का नाम था। नवाब साहब ने बस इतना कहा, गाड़ी खराब हो गई थी और कुछ काम की वजह से मुझे देर हो गई। ये कहकर वो चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद खाना निकाला गया और सभी ने बैठकर खाना खाया। मैं जाने की तैयारी में था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैं थोड़ी देर और रुक गया। नवाब साहब ने मुझे अपने साथ खाने को कहा। मैंने पहले मना किया संकोच के कारण, मगर उनके बार बार कहने पर मैं उनके साथ खाने लगा। खाना ख़त्म करने के बाद नवाब साहब आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए और चुपचाप लेट गए। मैं बाहर ही बैठकर मौसम के नॉर्मल होने का इंतज़ार करने लगा। नवाब साहब की बेगम ने मुझसे कहा, आप आज रात यहीं रुक जाएं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। मैं सोचने लगा, अगर ज़्यादा देर हुई तो मैं रुक जाऊंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं भी बैठा बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी नवाब साहब की आवाज़ आई। उन्होंने अपनी बेटी को पुकारा था। ये आवाज़ बहुत बहुत तेज थी। उनकी बेटी दौड़कर उनके पास गई। उनकी आवाज़ सुनकर उनकी दोनों बेगमें भी उनके पास चली गई। वो लोग उनके पास बैठी। उन्होंने देखा कि उनकी हालत ख़राब थी। उन्हें शायद बुखार चढ़ गया था, उन्हें कोई दिक्कत हो रही थी। उन लोगों ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया तो मैं भी दौड़कर वहाँ पर गया। मैंने देखा कि नवाब साहब का खांस खांस कर बुरा हाल है। सभी उनसे पूछने लगे कि आप ठीक तो हैं, आपको क्या हुआ? लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए मुझसे कहने लगे। मैं बिना किसी चीज़ की परवाह किए वहाँ से डॉक्टर की ओर निकल पड़ा। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा नीचे आया ही था कि तभी मैंने नवाब साहब की बेटी की चीख सुनी। उसने बहुत तेज अब्बू कहकर पुकारा और रोने लग गई। उसके साथ साथ नवाब साहब की दोनों बेगमें भी रोने लगी और मैं तुरंत उल्टे पांव वापस नवाब साहब के कमरे की ओर गया। देख के हैरान था कि नवाब साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आंखें खुली हुई हवेली की छत को निहार रही थी। मैं देखकर दंग रह गया। आखिर ये क्या हुआ? सब कुछ इतना अचानक हुआ, मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैं पत्थर की बुत की तरह वहीं खड़ा रहा। नवाब साहब को कोई भी बीमारी नहीं थी, मगर अचानक आज उन्हें हो क्या गया? मैं यही सब सोचता रहा और कुछ देर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने फैसला किया कि उस रात मैं वहीं रुकूंगा। नवाब साहब का और कोई नहीं था। दो बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी वो दूर थी, और उस रात में मैंने उन तीनों औरतों को अकेला छोड़ना ठीक ना समझा। कुछ एक आध नौकर भी थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रुक जाऊं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं वहीं पर रुका रहा, उन लोगों को दिलासा देता रहा, मगर उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। घर के सभी नौकर परेशान हो गए थे। सभी हैरान थे कि आखिर नवाब साहब को हुआ क्या। आसमान के बादल तेजी से कड़क रहे थे। जब बिजलियां चमकती तो नवाब साहब की आंखों में ऐसी रोशनी आ जाती जैसे कि कोई जुगनू हो। हम सब ये देखकर थोड़ा सा तो खौफजदा हो रहे थे। हवेली का अजीब सा माहौल हो गया था। जिस हवेली में हम लोग इतने सालों से काम कर रहे थे वो अब डरावनी सी लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि अजीब सी मनहूसियत इस हवेली में घुस आई हो। हम सब खामोशी से वहीं खड़े थे। हम लोगों ने नवाब साहब की बेगम और बेटी को चुप कराने और दिलासा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग लगातार रोते ही रहे। मगर उसके कुछ देर के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने हम लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। ऐसा कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोगों ने नवाब साहब के गाड़ी की आवाज़ सुनी। आवाज़ थोड़ी दबी दबी हुई थी, मगर जब गाड़ी हवेली के करीब आई
तो आवाज़ हम लोगों ने साफ साफ सुनी। पहले तो यूँ लगा कि गाड़ी को उनका ड्राइवर लेकर आया होगा, मगर फिर हम लोगों के दिल तब दहल गए जब नीचे से नवाब साहब की आवाज़ आई। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी बेटी को पुकारा। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर रो रही तीनों औरतें चुप हो गईं और हम सब दौड़कर नीचे आए। हमने जो देखा तो हम दंग रह गए। हमारे सामने नवाब साहब सही सलामत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही रौनक थी जो पहले हुआ करती थी। वो आए और वहाँ पर आकर बैठ गए। मुझे देखकर वो मुझसे कहने लगे, अरे साहिल, तुम अभी तक यहीं पर हो, आज गए नहीं? अच्छा, लगता है तूफान की वजह से रुक गए। उन्होंने ये कहते हुए अपनी बेटी की ओर देखा, दोनों बेगमों की ओर देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी पुरस्कार सी कैफियत देखकर वो उनसे कहने लगे, अरे तुम लोगों को क्या हुआ? आखिर ऐसे क्यों हमें देख रही हो? इस पर उनकी बेटी ने उन्हें सब कुछ बताया। ये सुनकर वो भी काफ़ी परेशान हुए। वो झट से उठ खड़े हुए और वापस उसी कमरे की ओर जाने लगे। अब हम लोग उस कमरे की ओर बढ़ते हुए भी डर रहे थे। इधर नवाब साहब जिंदा थे और उधर मुर्दा हालत में। आखिर दोनों में से असली नवाब कौन था? जाहिर सी बात है कि जो हमारे सामने खड़े थे वही असली नवाब थे, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से अपनी ड्राइवर के साथ आए थे और वो इंसान किसी तांगे से आया था जिसे उनमें से कोई नहीं जानता था। हम लोग ये सोच रहे थे कि ये कोई अजीब सी शैतानी मखलूक है या फिर कोई और। हम लोग चुपचाप उस कमरे की ओर बढ़ रहे थे। हमने देखा कि उसकी लाश वैसी ही पड़ी हुई थी और पहले से ज़्यादा काली पड़ गई थी। नवाब साहब हिम्मत करके आगे गए। वो ये देखकर दंग थे कि हूबहू उनके जैसा पहनावा और उनके जैसी शक्ल सूरत वाला शख्स वहाँ पर लेटा हुआ था। वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये है कौन और यहाँ तक आया कैसे। उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और जा कर के पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे बुलाओ, वही आकर आगे की तफ्तीश करेंगे। हम लोग वहाँ से नीचे गए। फ़ोन तो हुआ नहीं करता था, तो हमने फैसला किया कि मैं एक नौकर के साथ पुलिस स्टेशन में जाऊंगा। हम लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी एक अजीब सी आहट सुनाई दी। हम लोग रुक गए। ऐसा लगा था जैसे कि किसी ने थोड़ा सा कराहा हो। ये करकराहट नवाब साहब के कमरे से ही आ रही थी। हम लोगों ने देखा कि जो इंसान अंदर मुर्दा हालत में था वो अब नवाब साहब के कमरे से बाहर आ रहा था। ये देखकर हम लोग तो डर के मारे मुर्दा जिस्म जैसे हो गए। हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें और क्या बोलें। वो नवाब साहब जैसा दिखने वाला शख्स धीरे धीरे जीने से उतरता हुआ नीचे आने लगा। हम लोगों की ओर बड़ी पुरस्कार नज़रों से देख रहा था। हम सब अंदर से थर्राए हुए थे। नवाब साहब को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये मरा हुआ इंसान आखिर जिंदा कैसे हो गया। वो चेहरे पर अजीब सी पुरस्कार कैफियत लेकर ऊपर से नीचे आया। जैसे ही वो नीचे आया हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। नवाब साहब ने झट से अपनी बंदूक उठाई और उसके ओर तान दी। वो उससे कहने लगे, कौन हो तुम? वहीं पर रुक जा वरना तुम्हारे सीने में ये गोली उतार दूंगा। वो नवाब साहब को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, मरे हुए को क्या मारोगे? अगर तुम्हें इतना ही मुझे मारने की शौक चढ़ी है तो तुम बेहिचक मुझे गोली मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका इतना कहना था कि नवाब साहब ने उसे डरवाने के लिए एक गोली चलाई। वो कांपा तक नहीं, उल्टा हंसते हुए वो हवेली से बाहर की ओर जाने लगा और बाहर जाकर रुक गया।
थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा और कहने लगा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये कहकर वो वापस अंदर आया। हम सब में इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम सब उससे कुछ कहें। वो वापस आकर कमरे में गया और वहीं पलंग पर लेट गया और गहरी सांसें लेने लगा। हम लोगों ने अब पुलिस को बुलाना ठीक समझा। मैं फ़ौरन नवाब साहब की गाड़ी से पुलिस स्टेशन गया। वहाँ से पुलिस अफसर को बुलाकर लेकर आया। सब लोग अभी भी घर में डर के मारे खड़े हुए थे। पुलिस अफसर जैसे ही नवाब साहब के कमरे के पास गया, उसने देखा कि हूबहू नवाब साहब की शक्ल जैसा इंसान उनके पलंग पर बैठा हुआ था। पुलिस अफसर ने उनसे कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों घुस आए हो? इस पर वो पुलिस अफसर को टकटकी बांध कर देखता रहा। पुलिस अफसर निडर होकर उसके करीब चले गए। वो भी देखकर हैरान थे कि नवाब साहब और उस इंसान की शक्ल हूबहू आपस में मिल रही थी। उन्होंने अपनी रौबदार आवाज़ में उस अजीब से इंसान से कहा, मैं पूछता हूँ कि कौन हो तुम? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। वो हंसते हुए बोला कि मैं यहीं पर रहता हूँ और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इन सब से कह दो कि ये हवेली छोड़कर चले जाएं, वरना मैं सबको मार डालूँगा। उसकी ये बात सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश की, मगर उसी समय तेज बिजली चमकी और हम सबकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हुईं और उसी पल में वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। इंस्पेक्टर भी हैरान थे और हम सब भी कि आखिर वो गया कहाँ। हम सब उसे ढूंढ नहीं पाए। हम सब समझ नहीं पाए कि वो कहाँ चला गया। एक ही सेकंड में कोई कैसे भाग सकता था, मगर सच्चाई हम लोगों के आंखों के सामने थी। इंस्पेक्टर भी हैरान थे। काफ़ी खोजबीन करने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, यह मामला मुझे कुछ और ही लगता है। बेहतर होगा कि आप किसी पीर या हकीम को दिखाएं। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नवाब साहब ने एक मौलवी साहब को बुलवाया। उन्होंने उनसे सारी बातें बताई। मौलवी साहब उस हवेली का दौरा करने लगे। अच्छी तरह से छानबीन कर उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से नवाब साहब से कहा, यहाँ पर खबीस जिन्नातों का बसेरा हो चुका है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना ये आप सभी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उनकी बात पर नवाब साहब ने गौर तो किया, मगर जल्दी उस मकान को खाली नहीं किया। लिहाजा आए दिन उनका नुकसान होने लगा। आए दिन वो शख्स उन्हें सपने में भी आने लगा। कई बार हवेली के पास उन्हें वही इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता। जब ये सब घटनाएं घटने लगीं तो नवाब साहब ने उस हवेली को बेचना चाहा, मगर किसी ने भी उस हवेली को नहीं खरीदा। अब नवाब साहब के पास एक ही चारा था, हवेली को वहीं छोड़कर कहीं दूर चले जाना। नवाब साहब ने यही किया, उस हवेली को छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए अमेरिका में बसकर उन्होंने अपना कारोबार जमा लिया और इस हवेली को वीरान ही छोड़ दिया। नवाब साहब कई बार यहाँ पर घूमने आया करते थे, हवेली को देखते थे। नवाब साहब के हवेली छोड़ने के बाद हवेली एकदम खंडहर बन चुकी थी और उसमें कई सारी परछाइयाँ देखने की बातें भी कही जाती थी। रातों को आवाज़ें भी सुनी गईं। नवाब साहब ने भी उन आवाज़ों को कई बार सुना जब वो यहाँ पर आते थे। धीरे धीरे नवाब साहब का आना कम हुआ और फिर आना बंद ही हो गया। आज वो हवेली एकदम खंडहर हो चुकी है। मेरी उम्र लगभग 73 साल हो चुकी है। मैं आज भी वहाँ के खंडहरों को देखता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उस ज़मीन का अब कोई भी वारिस नहीं है। नवाब साहब ठीक है भी या नहीं, वो इस दुनिया में है या नहीं, मुझे नहीं पता।
मगर आज भी मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ।